हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जाम पेपर और क्वेश्चन नंबर उसके 7 के ए पार्ट की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे नए हैं, मतलब जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बता दूं। इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सबको सॉल्व किया हुआ, सबके ए और बी पार्ट्स है। आप लोग का काम इतना, अगर आप लोग ने नहीं देखा और आप लोग एग्जाम पेपर की प्रैक्टिस करो तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करो यार। या चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो सारे सारे अलग होते हैं, सबके मेथड भी अलग होते हैं, 7 के बाद 1 से चालू करना। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन और सभी के अगर क्या कहते हैं ए और बी पार्ट है तो टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो अच्छी है ना। तो देखो, पेपर लगाने से ही पता चलेगा कि मेथड कैसा है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अब अपने इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन को बंद करते हुए अपने इधर के अट्रैक्शन को चालू करो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिराइव द रिलेशन टीवी टेम्परेचर वॉल्यूम, ये है गामा -1। हमें ये रिलेशन बताना है, ठीक है। कांस्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब यहाँ पे हमें जो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है पीवी इज इक्वल टू NRT, ये होती है आइडियल गैस, इसका 1 मोल लेना है। इतनी बात क्लियर? पक्का? चल आओ पूरी डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एडिया। अच्छा, ये हमारा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस है। कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। एडियाबैटिक में क्या होता है? इंसुलेटेड होता है, Q इज इक्वल टू 0। जैसे नहीं, हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो एक इंसुलेटेड थर्मस लेके जाते हैं, उसमें चाय रख के, हाँ चाय रख के ले जाओगे ना यार, बिस्किट थोड़े ले जाओगे। तो अब वो चीज ना, वो बाहर से हीट अंदर आ रही है ना अंदर की हीट बाहर जा रही है, इसका मतलब वो क्या है? परफेक्टली इंसुलेटेड, Q इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये एक टाइम के लिए बात गलत है क्योंकि वो जिंदगी भर तो नहीं रहने वाला है ना, इसीलिए। अच्छा, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस की एक इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन वर्क डन के थ्रू आती है। हमारा वर्क डन क्या होता है? माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स का एक भी लेक्चर उनको नहीं पता है कि थर्मोडायनेमिक्स का ये चैप्टर, मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है ये उसका ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। जिन बच्चों को ये नहीं पता था मतलब कौन सा चैप्टर है क्या है, वो सिर्फ ये क्वेश्चन देखने है, ये डेरिवेशन दिख रहा है, तो मैं उनको एक बात एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक मेथड बताऊं कि वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है, एंथैल्पी ये होती है, इंटरनल एनर्जी ये होती है। लेकिन ये आपको आखिरकार याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप वर्क डन भी देखोगे ना तब भी उसका फॉर्मूला याद ही करोगे, चाहे अभी इंटरनल एनर्जी देखोगे तब भी उसका फॉर्मूला याद ही करोगे। इनफैक्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, वो भी आप याद ही करोगे, इसीलिए, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अच्छा ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि निगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर गैस बच्चों एक्सपैंड कर रही है, यानी गैस ऊपर उठेगी, यानी पिस्टन ऊपर उठेगा, तो मेरे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। भाई जाहिर सी बात है, ये अगर ऊपर जा रहा है, यहां तक आ गया, तो देखो इतना वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा V इज पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि गैस बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। अगर यहाँ पे बताओ वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे वर्क डन मेरे पास कैसा आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब बताओ, वर्क मतलब जो गैस है वो कंप्रेस हो रही है, यानी गैस पे वर्क हो रहा है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, गैस पे वर्क होगा यानी गैस कंप्रेस होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम निगेटिव होगा। तो वॉल्यूम अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब गैस पे वर्क होगा यानी वर्क ऑन द गैस होगी, तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर गैस वर्क करेगी यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, मतलब सिस्टम के थ्रू वर्क हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो है ऊपर की ओर वर्क कर रहा है, यानी अपनी एनर्जी खुद दे रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव हो गया। इतनी बात क्लियर है? पक्का अच्छे से? इसका मतलब गैस एक्सपेंशन जो हमारी इक्वेशन है वो यहाँ पे ये हो, क्योंकि गैस तो भाई जाहिर सी बात है इंक्रीज करती है, तो वर्क डन मेरे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इतनी बात आप लोग को एकदम क्लिस्टर क्लियर हुई कि कैसे हमारे पास गैस एक्सपेंशन हो रहा है, गैस कंप्रेशन हो रहा है। ये इक्वेशन ही आपको समझाने के लिए था, वरना कोई मोटिव नहीं है इक्वेशन समझाने के लिए। आपको डायरेक्ट अगर लगता है कि अगर आपको ये सब पता है तो आप इंटू 2x या तो थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, या जिन बच्चों को नहीं लगता है कि हमें समझना चाहिए तो वो पूरा एकदम अंत तक देख सकते हैं। तो वर्क डन ये हमको फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा U है, Q है प्लस W है। W अभी हम लोग ने देखा वर्क डन, Q हमारा हीट के फॉर्म में और डेल्टा U हमारा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में।
यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग ने ऊपर देखा था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारा क्यू क्या था, 0 था, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 0 पुटअप कर दूं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। अच्छा वर्क डन का भी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, माइनस का पी डेल्टा वी था, यही था, ठीक है। अच्छा डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला होता है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, मोलर हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये जो हमारे पास एन सी वी डेल्टा टी होता है, अभी 1 मोल है ना, तो 1 मोल ये सीवी डेल्टा टी हो जाएगा। बस जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा मैं उनको बता देता हूँ, डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला होता है हीट की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी। अब डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पुटअप करी और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, सीवी डेल्टा टी माइनस का पी डेल्टा वी। इतनी बात क्लियर, कोई भी डाउट है यहाँ तक लेना। फॉर स्मॉल चेंज, देखो चेंज आता है छोटी छोटी जगह चेंज आता है, हम लोग छोटे छोटे चेंज नापते हैं, बहुत बड़े पे चेंज नहीं नापते हैं कि मतलब 1 साल में कोई चेंज हो रहा है, 2 साल में हो रहा है या 1 महीने हो रहा है। 1 महीने तो तुम लेके बैठे नहीं रहोगे, तो इसलिए बहुत छोटे छोटे पे चेंज नापते हैं। तो छोटे के लिए हम लोग लेते हैं डी क्यू या फिर डी टी या फिर डी डब्ल्यू, सब इस तरह, यानी हम लोग एक स्मॉल चेंज लाते हैं। इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करें तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमको ये पता चल गया, पूरी हमारी इक्वेशन आ गई। देखो रटने की कोशिश नहीं करना, आप लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पकड़ा, फिर बस उसके बाद मेथड उसके जो है लगाते चले गए। अच्छा यहां तक एकदम क्लियर हो गया, कोई भी डाउट है यहाँ तक नहीं ना। अब ये माइनस का पी है, ठीक है, माइनस का पी है। अब एक बार बताओ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ये तो 1 मोल हो गया, तो पी वी इज इक्वल टू माइनस का आर टी बचा। अब मैं v इज इक्वल टू माइनस का आर टी बाय मैं v ले लेता हूं, p इज इक्वल टू ना, तो यहाँ पे माइनस का r, ये देखो माइनस का आर टी बाय वी, मैंने इसको ले लिया। मैंने v जो dv के नीचे ले लिया क्योंकि सेम सेम इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना। देखो फॉर एन आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब यहाँ पे जो मैंने ये सब लिखा हुआ है ना बच्चों, ये सब आप अगर एग्जाम में लिखोगे, इस तरह थ्योरी आप एग्जाम में लिखोगे, एग्जामिनर बहुत खुश होता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स देता है। ये चाहे 12th का भी पकड़ो, चाहे बीएससी का भी पकड़ो, चाहे एमएससी में, मतलब सॉरी उसमें भी इनफैक्ट पूछा जाता है, एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में भी, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इस टी को मैंने नीचे ले लिया, डी टी बाय टी सेम कर दिया और डीवी बाय वी सेम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम लोग dt बाय टी होता है तो यहाँ पे ln आ जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देता हूं, ये इंटीग्रेशन का टर्म होता है। अगर जो बच्चे मैथ से हैं उनको ये पता होगा, जो बच्चे बायो से हैं मैं मानता हूं उनकी बायो मतलब मैथ थोड़ी छूट जाती है, लेकिन मैं उनको कम नहीं आ रहा हूं, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हो, कर लोगे ना यार, पक्का, डराओ नहीं यार, है ना। तो बस ln बाय टी और यहाँ पे ln v कर देना, बस मतलब ln t और ln v कर देना, बस और कुछ नहीं करना। अगर dv बाय v मिले या dt बाय t मिले, कहीं भी कुछ भी मिले, da बाय a मिले, तो यहाँ पे ln हो जाएगा, ln a, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया, जो भी एज इट इज था पूरा सब कुछ वही आ गया। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में T1 से T2, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में V1 से V2, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे भाई, हाँ वही वाला इंटीग्रेशन है, इस तरह और इस तरह, T1 से T2 जा रहे हैं और V1 से V2 जा रहे हैं, सब कुछ वैसे ही है, देखो सब कुछ वैसे ही है। यहाँ पे हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म वही माइनस आर, ये कांस्टेंट टर्म है तो माइनस आर को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेशन हो रहा है लॉग का टी, मतलब ln का टी, तो यहाँ पे हो जाएगा ln का T2 बाय T1 हो जाएगा, क्योंकि ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। इंटीग्रेशन में डी टर्म हटाने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और लॉग टर्म हटाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 बाय T1 हो गया, यहाँ पे V2 बाय V1 हो गया, क्योंकि कहां से कहां तक चल रहा था, यहाँ से। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ln इसका ब्रैकेट में यहाँ पे V2 से बाय V1। अब इसको अगर समझ जाओ तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा V2 बाय V1, ऐसे समझ जाओ। यहाँ पे एक स्टेप बस खाली एक्स्ट्रा था, कोई भी डाउट नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया CV। अब इस मैंने क्या किया, मैंने इस CV को उठा करके, इस CV को मैं ध्यान से देखना क्या हो रहा है, यहां से इस CV को उठा के मैंने इसके नीचे ले आया तो माइनस R बाय CV हो गया, ठीक है। अब ये माइनस R बाय CV है, जो लिखा हुआ है V2 बाय V1, ये लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, माइनस हटाएंगे तो V1 वाला ऊपर आ जाएगा, तो V1 वाला ऊपर आ गया और V2 हो गया, और बचा हुआ ये जो पूरा था ना वो उसकी पावर में चला गया, ln छोड़ के, माइनस R बाय CV, माइनस कह रहे हैं सिर्फ R बाय CV, क्योंकि मैंने क्या किया, उसको स्विच किया तो V1 ऊपर चला गया, V2 नीचे आ गया, तो V1 बाय V2 हो गया, ठीक है। और जो आगे R बाय CV था ना, CV इसके नीचे आ गया था, तो R बाय CV था, ये R बाय CV उठ के इसकी पावर में चला गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। यहाँ पे हो गया ln T2 बाय T1 और V1 बाय V2, R की पावर मतलब उसकी पावर R अपॉन CV, ठीक है। अब हमने एंटी लॉग लिया
तो यहाँ पे हम लोग ने ln को फिनिश किया तो T2/T1 आ गया, V1/V2 आ गया और RCV आ गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, RCV हम इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CP माइनस CV और डिवाइड बाय मैं CV लिख सकता हूँ, क्योंकि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है कि नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये हमारी इक्वेशन वो पावर में है, हम R को क्या लिख सकते हैं, CP माइनस CV अपॉन में CV हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों को अलग कर दिया तो CP अपॉन CV हो गया यहाँ पे इस तरह, और फिर एक इस तरह, ये CV अपॉन CV हो गया, ठीक है। अब ये तो कट के हमको पता है 1 हो जाएगा। अब एक और टर्म आपको यहाँ पे याद ही करना पड़ेगा, इसको कोई और वे नहीं है यार। वो क्या होता है, CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। देखो जिन बच्चों ने चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ा तो उनको ये पता रहेगा, जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो मैं कहूंगा आप लोग सिर्फ याद ही कर लो, कुछ और मतलब नहीं है। CP अपॉन CV इज इक्वल टू R, वो भी वहां पे पढ़ के आते हैं ना, इसका मतलब याद ही करके आते हैं, कोई और नया वो नहीं है। तो यहाँ पे गामा -1 हो गया। अब गामा -1 हो गया तो इसका मतलब हम R अपॉन CV को हम लोग गामा -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, तो मतलब ये दोनों के साथ है तो V1 की पावर भी ये और V2 की पावर भी ये। अब मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, तो ये देखो और ये देखो। अब ये वही वाला तो रेशियो है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। अगर ध्यान हो वर्क डन की एक और इक्वेशन है यार, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, T1 गामा पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट K या फिर कांस्टेंट कुछ भी लिख दो। सभी को अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट? देखो बिल्कुल टफ नहीं था यार, बस खाली हम लोग स्टार्टिंग से सिर्फ वर्क डन की इक्वेशन, डेल्टा U की इक्वेशन और NCV डेल्टा T और PV इज इक्वल टू NRT, बस इतना ही लेके हम लोग चल रहे थे, इसके अलावा हम लोग ने कुछ भी और नहीं किया। अब आप लोगों का काम इतना है यार, इसको प्लीज अच्छे से लगाना, इस चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरी मानो तो इसको खुद से एक बार लिख के देखो ना, बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। देखो हम दूसरे को तो ड्राइव करते हुए देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है हाँ भाई गाड़ी चलाना बहुत है, लेकिन जब खुद बैठते हैं खुद ड्राइव करते हैं तब पता चलता है ना कि क्या कहते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे मूव कराना है, तो सेल्फ ड्राइव से ही पता चलता है। तो आप लोग भी प्लीज एक बार इसको खुद से ट्राई करिए, डेफिनेटली आप लोग कर लेंगे। क्लियर? चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का बी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 8 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, एक्सपैंड कर रहे आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ये भी ठीक है, फ्रॉम अ वॉल्यूम चेंज दे रहा है, इसका मतलब V2 अपॉन V1 दे रखा होगा, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे, इसका मतलब 300 केल्विन भी हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन पूछ रहा है, 8.314 R की वैल्यू भी दे रखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि मेरे पास हमको वर्क डन निकालना है। आइसोथर्मली के लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस का 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अब मैं रियल पेन से लिख दूं, W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ठीक है। V2 हमको शायद 100 दे रखा था और V2 हमको 10 दे रखा हुआ है, तो ये मर जाएगा log 10, यानी यहाँ पे log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, यानी यहाँ तक जो वैल्यू हो गई वो 1 हो गई, ठीक है। अब माइनस का 2.303 n नंबर ऑफ मोल्स हमको 8 दे रखे हुए थे, R की वैल्यू 8.314 हमको दे रखी हुई, टेम्परेचर हमारा 300 दे रखा हुआ है, तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे, यहाँ से आपका वर्क डन आ जाएगा। अब आप लोगों का काम इतना है कि सिर्फ इतना सा काम है, सिर्फ इतना सा कि आप लोग मुझे इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे वर्क डन कितना आया। क्लियर? बाकी आप लोग के सामने सिर्फ आप लोग कैलकुलेटर उठाना, कैलकुलेटर ही उठाओगे यार, है ना, तो कैलकुलेशन करके बताना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। बाय बाय।